will tell you about the methods of solving a pair of linear equations. So let's start. There are two methods of solving a pair of linear equations. First is graphical and the other is algebraical method. So let's start with the graphical method. इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल शो किया है जिसमें आपका है कंपेयरिंग द रेशो. एज यू कैन सी ये आपको टेबल बुक में भी मिल जाएगा, बट ये ग्राफ मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ताकि आपको इजीली समझा सकूं. सो फर्स्ट होता है कंपेयरिंग द रेशोज़. सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रेशो है ये क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, अगर पहली बात तो यहाँ बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर लेना होगा. सो मैं कोई भी एक पेयर जो है उसको एज्यूम कर लेती हूँ. जैसे कि मैंने ले लिया 2x + 3y - 5 = 0 and the other pair is 4x + 6y - 10 = 0. सो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया. देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है. तो सबसे पहले जो आपका c होता है ना, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, आप उसको क्या कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए. सो ये मैंने ऑलरेडी इसी फॉर्म में लिखा है. तो यहाँ पर ये -5 - 10, ठीक है. दोनों की जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा कौन सी साइड में होनी चाहिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में. सबसे पहली बात ये होती है. अब देखिए, ये तो अगर सिंगल इक्वेशन होती तो हम इसके लिए लिख सकते थे, बट यहाँ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपकी यहाँ पर एक नहीं दो इक्वेशंस की बात हो रही है. तो जब हम कोई सी दो इक्वेशंस या तीन इक्वेशन जब इनका कंपैरिजन करते हैं तो हमारे को क्या होता है कि भाई दोनों में कोई डिफरेंस हो, हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ता है जिसमें दोनों में क्या हो, डिफरेंस हो. जैसे हम दो वर्टिसेस, जैसे x y तो नहीं लिख सकते ना उसको, तो हम दो वर्टिसेस को भी क्या लिखते हैं, x1 y1 एंड x2 y2. हम जब दो वेरिएबल लेट करते हैं तो हम उसको x तो वेरिएबल लेट नहीं करते ना, हम एक को x करते हैं एक को y करते हैं, या फिर a या b. इस तरीके से दोनों में डिफरेंस रखने के लिए दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग वेरिएबल लेट किए जाते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दो इक्वेशंस हैं, तो हम दोनों को तो ये नहीं लिख सकते ना, ax + by + c = 0, ax + c by + c = 0. तो यहाँ पे जो डिफरेंस हम रखेंगे वो क्या रखेंगे कि हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, a1 b1 c1 कि जो ऊपर x, देखिए क्योंकि x y में तो कोई चेंजेस नहीं है, x इसमें भी है y इसमें भी है, दोनों में x y है, कांस्टेंट टर्म भी हैं, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं है. सिर्फ चेंजेस किस में आ रहा है, आगे वाले नंबर्स में. तो अगर हम देखें कि x का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ उनमें चेंजेस है ना, तो हम क्या करेंगे, इनके आगे हम नंबरिंग कर देते हैं, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2. इस तरीके से ये कंपेयर होती हैं. अब जो हम यहाँ पे रेशोज़ की बात कर रहे हैं वो रेशोज़ क्या होती हैं. देखिए, जो x का फर्स्ट इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखी 2x + 3y - 5 = 0. मैं इस इक्वेशन से अगर इसे कंपेयर कर दूँ तो वो है a1x + b1y + c1 = 0. तो कंपेयर करने के बाद जो a1 निकला, मतलब x का कोफिशिएंट इज़ 2, y का कोफिशिएंट इज़ b1, मतलब b1 आपका हो जाएगा 3 एंड c1 जो कि कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगी आपकी -5. ये रेशोज़ होती हैं, ठीक है. अभी ये आपकी जो है वो a1 b1 एंड c1 है, सॉरी ये b1 था, ठीक है. और अभी रेशोज़ में आपको बताती हूँ. रेशो तो आपको पता ही है, जब फ्रैक्शन में लिखा जाता है तब रेशो लिखी जाती है. तो इसमें रेशो लिखने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे a2 b2 भी लिखना पड़ेगा. तो मैं दूसरी इक्वेशन लिख लेती हूँ विच इज़ 4x + 6y - 10 = 0. हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0. तो देखिए a2 मतलब x के आगे जो भी है वो a2 होगा, तो x के आगे है 4, सो a2 आपका आ जाएगा यहाँ पे 4. y के आगे जो भी है वो b2 है, सो आपका b2 आ जाएगा 6 एंड c2 मीन्स कांस्टेंट टर्म, वो है आपकी -10. अब जब हम रेशोज़ इनकी निकालेंगे इसका मतलब हमें इन्हें अपॉन में लिखना होगा. सो a1/a2 इसको रेशो बोलते हैं, ठीक है. जो यहाँ पर ये रेशो की बात हुई है ये रेशो होती हैं. दोनों इक्वेशंस के हमने कोफिशिएंट्स को क्या रखना है, अपॉन में रखना है. b1/b2 ये रेशो हो गई, एंड ऐसे ही c1/c2 भी क्या हो जाएगी, आपकी रेशो हो जाएगी. अब देखिए a1 आपका है 2 एंड a2 आपका है 4, b1 आपका हो गया है 3, b2 आपका है 6 एंड c1 आपका हो गया है -5, c2 हो गया -10. दीज आर द रेशोज़. ओके, यहाँ पर मैंने ये रेशो समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल लिया था. अब देखिए इसके अंदर हमें करना क्या है, इसमें बोला है कंपेयरिंग द रेशो. हम रेशो को जब कंपेयर करते हैं एंड व्हेन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू हो जाए किसके, b1/b2 के. मतलब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर जो आपका a1/a2 है वो क्या हो जाए, नॉट इक्वल हो जाए b1/b2 के. तो चलिए इसका भी मैं एक आपको एग्जांपल लेती हूँ.
एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाते रहती हूँ तो आपको इजीली क्लियर होगा। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली 2x + 3y - 5 = 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन मैंने आपके ले ली 4x + अगेन 3y - 5 = 0। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सी मतलब कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, देखिए इसका a1 तो है 2, क्योंकि मैं देखो कंपेयर किससे करूँगी, इसको तो इससे करूँगी a1x + b1y + c1 = 0, और इस वाली को किससे कंपेयर करूँगी, a2x + b2y + c2 = 0। तो भाई हमारा जो a2 है वो तो हमारा बन गया a1 और a2, अगर मैं इसको लिख दूँ a1/a2 तो ये आ जाएगा 2/4। एक इजी सा ट्रिक भी है, x के आगे वाले जो होते हैं वो a1/a2। देखो अगर आप अल्फ़ाबेट्स A to Z भी पढ़ते हो तो पहले a आता है, b आता है, फिर c आता है ना। मतलब ये तो a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1, ये b2, ये c के लिए है तो c1 c2, तो आपको सीधा इन्हें अपॉन में रखना है। a1/a2 आपका आ जाएगा कट के 1/2, और अगर हम b1/b2 लेते हैं तो वो आपका आ जाएगा 3/3। तो ये कट के आ गया 1, तो क्या 1/2 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। इट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये वाला जो केस यहाँ पे लिखा है ये इसलिए है कि पहले जो आपको रेशोज़ गिवन है, जो आपको इक्वेशन गिवन है उससे रेशोज़ निकालिए, और अगर आपकी फर्स्ट टू नॉट इक्वल हो जाती हैं तो ये इसका फर्स्ट केस बन जाता है। इसके अंदर जो होती है आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इन दोनों लाइंस का वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको लाइंस को ग्राफ में प्लॉट करना आता होगा, ये आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा किस तरीके से हम सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ में प्लॉट करते थे इक्वेशन के। बस ये है यहाँ पर 2 लाइंस आ जाती हैं, जैसे एक लाइन का ग्राफ है, ये दूसरी वाली का ग्राफ है, सेम उसमें हमने प्लॉट कर दिया। तो देख रहे हैं ये आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। इंटरसेक्टिंग लाइन तो हैं बट ये किसी एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब जो भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को क्या बोल देते हैं, यूनिक पॉइंट। तो इसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब जब आप इसका सोल्यूशन निकालते हैं ना इक्वेशंस को सॉल्व करके, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, इसका यूनिक सोल्यूशन आता है। मतलब एक सोल्यूशन जो होता है ना वो दोनों ही ग्राफों में क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे मान लो अगर आपने इस वाली लाइन का हमने निकाला सोल्यूशन, ठीक है, उसके आ गए 2 और 3, इस वाली के भी निकाले तो उसके भी 2 और 3 आ गए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा याद दिलाऊं तो जैसे हम बॉक्स बनाकर ये करते थे ना, आपका था पीछे 4th चैप्टर था आपका 9th क्लास में, उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो कोई एक पॉइंट होगा, जैसे कि इसका भी 1 2, और जो हम दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे उसका भी क्या होगा, आपका 1 2। तो इसको बोलते हैं यूनिक पॉइंट, जो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। अदरवाइज़ अगर आपको ग्राफिकली बताना होगा तो ग्राफिकली आप कैसे बताएंगे, ये जो दोनों लाइन्स है ये किसी एक पॉइंट पर काटेंगी, उसी को इसका क्या कहते हैं, यूनिक पॉइंट कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। तो जब भी आपके फर्स्ट टू नॉट इक्वल होते हैं, मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, कि भाई लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। अब आपका सेकंड आता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब आपके तीनों ही केस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर भी ये लिया था, इस केस को हम बिल्कुल ईजिली इसके अंदर ले सकते हैं। देखिए ये इसकी रेशोज़ थी, अगर मैं इसे काटूँ तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, और ये भी 1/2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस में तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं ना कि भाई ये क्या है, इक्वल हैं। और देखिए ये आप कैसे बता सकते हैं, जब आप इनको रेशोज़ को कंपेयर करोगे ये आप तभी बता पाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों केसेस इक्वल हो गए। जब इस तरीके की इक्वेशन होती है जिसके अंदर तीनों क्या हो, इक्वल हों, तो उसके अंदर आपकी होती है कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट होता है भाई, जैसे एक इक्वेशन की जो लाइन है दूसरी वाली की भी उसी लाइन पर आ जाएगी ग्राफ में। मान लो ये पहली इक्वेशन जो थी उसकी लाइन ये है, तो दूसरी वाली के जो पॉइंट्स होंगे ना वो भी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आएंगे। इसके लिए आपको 2 लाइनें नहीं बनेंगी, सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, इसकी ऐसे केस के अंदर आपके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे सोल्यूशंस आ गए हैं आपके, ठीक है। हम जितने मर्जी इसमें सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस वाले केस में हमारा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है जो कि यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। अब ये केस है जिसके अंदर आपका है a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब फर्स्ट वाले दो तो इक्वल हो, बट लास्ट वाले क्या हो जाए, नॉट इक्वल। तो इसका अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि एक हो गया आपका 2x + 3y, यही फर्स्ट वाली इक्वेशन तो यही ले लेते हैं, एंड सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाए 4x + 6y - 9 = 0। आप +9 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम a1/a2 करें तो ये a है, ये b है, ये c है, राइट। सो a1/a2 आपका क्या आ जाएगा, x के दोनों कोफिशिएंट मतलब 2/4 कट के आ गया 1/2, b1/b2
y के दोनों कोफिशिएंट्स मतलब 3/6, ये भी कट के आपका 1/2 आ जाएगा। एंड C1/C2 जब हम करेंगे तो वो है आपका -5/9। तो ये देखिए पहले दो तो इक्वल हैं, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, क्योंकि ये तो इक्वल ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो इस केस में आपका क्या होता है, पैरेलल लाइंस आती हैं आपकी, जो आपका ये देखो जैसे मान लो पहली वाली इक्वेशन की लाइन ये है, दूसरी वाली की ये है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी और इसमें कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होता। तो इसके कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट भी नहीं करते, नो सोल्यूशंस। अब आप कहेंगे फर्स्ट केस में तो C1 C2 का कोई यूज़ ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट केस में ये हो भी सकता है कि इसके इक्वल भी आ जाए, हो सकता है नॉट इक्वल भी आ जाए। तो आपको तो फर्स्ट टू रेशोज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है इसमें। अगर फर्स्ट टू रेशोज़ नॉट इक्वल है तो C वाला हमें कोई मैटर नहीं करता, प्लस इक्वल आए या नॉट इक्वल आए, आपका ये वाला केस सेटिस्फाई होता है। तो इनको याद करना भी बहुत आसान है। देखिए ये अगर आपके फर्स्ट टू नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन एंड यूनिक सॉल्यूशन। जब आपके तीनों इक्वल आ जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि तीनों इक्वल है तो मान लो कि दोनों का ग्राफ भी क्या होगा भाई, सेम लाइन पर ही आएगा। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और जब फर्स्ट टू इक्वल है बट लास्ट वाला नॉट इक्वल है तो पैरेलल लाइन आ जाता है, नो सॉल्यूशन। एंड यू कैन सी इनका ग्राफ इस तरीके का बनता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होगी, विच इज़ आप में एक आपका वर्ड यूज़ होता है कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट वर्ड जो है जो इस तरीके से है कंसिस्टेंट, एक तो है इनकंसिस्टेंट और एक है कंसिस्टेंट। तो इनका मतलब क्या है मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। देखिए कंसिस्टेंट होता है जिसमें सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसमें सॉल्यूशंस हैं और इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। ओके, तो ये वाले जो केसेस होते हैं आप देख रहे हो, इसके अंदर भी क्या है, सॉल्यूशन है, चाहे एक है बट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा आपका ये केस भी। A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसके अंदर तो बहुत ही सारे सॉल्यूशन हैं, मतलब सॉल्यूशंस तो है ना, तो ये भी कंसिस्टेंट है। बट इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके क्वेश्चंस जो हैं ये इसी तरीके से आएंगे कि भाई चेक करिए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इस तरीके से अगर आपके आते हैं तो आपको पहले रेशोज़ कंपेयर करनी है, फिर अगर ये दो केसेस आते हैं तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। अब ये तो था इसका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसका जो एल्जेब्रिकल मेथड होता है उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर क्या होता है, आपके तीन मेथड्स दिए हुए हैं, विच इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक आपको पता है कि लीनियर जैसे ये दे रखा है हमें पेयर ऑफ इक्वेशन, इसके अंदर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्या निकालेंगे, किसी और वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ये जो मेथड्स है ना एल्जेब्रिक मेथड के, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप अभी इनके नाम पढ़ लीजिए, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए ये मेथड्स कि इनका मतलब क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।